जानकी देवी ने घर में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जिसकी मदद से वो अपने पाहिज बेटे की दवाई और रोटी पूरी कर रही थी। जब ये सब जानकी की बहू देखती तो उनसे पैसे मांगती तो जानकी कहती, जब मुझे दे नहीं सकते तो मांगते किस मुंह से हो। एक दिन वो अपने पति से बोली, माँ जी इतना पैसे बेटे पर बर्बाद कर रही हैं, ऐसा करते हैं अरुण को जहर देकर मार देते हैं और फिर सारा पैसा माँ जी हमें कमा कर दे दिया करेंगी। तो राकेश ने पत्नी के साथ मिलकर अरुण के खाने में जहर मिला दिया और जानकी देवी अरुण को खाना खिलाकर सो गई। और जब अगली सुबह बहू उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसकी क्या जरूरत पड़ी है जानकी, इस उम्र में खुद को कष्ट देती हो। जवान बेटा है तो सही कमाने वाला, उससे कहो कि तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करे। तुम्हारी हड्डियों में अब इतना दम खम कहाँ है जो इतनी मेहनत करती हो। पड़ोसन शांति जानकी देवी से कह रही थी, जो थैले में सामान भर कर आज ही शहर से लेकर आई थी। शहर आने और जाने की मेहनत और थकान ने उसके जोड़ जोड़ को हिलाकर रख दिया था। यही कारण था कि वो बस स्टॉप पर बैठी दर्द से करा रही थी। जब पड़ोसन शांति वहां से गुजरी तो ही जानकी देवी को सहारा देकर घर तक ले आई थी। क्या करूँ शांति, जानती तो हो भगवान ने अगर एक जवान सेहतमंद बेटा दिया है तो साथ एक अपाहिज और बीमार बेटा भी तो है। वो भी जवान जहान है, उसकी भी 100 ज़रूरतें हैं, हर महीने उसकी महंगी दवाई आती है। ये सब कुछ पूरा करने के लिए मुझे अपनी छोटी सी दुकान चलानी ही पड़ती है। राकेश ये सारे खर्चे पूरे नहीं करता, वो खुद पत्नी बच्चों वाला है। जानकी देवी ने बात बनाते हुए कहा था। शांति सर झटक कर रह गई। सच तो ये था कि जानकी देवी का बड़ा बेटा राकेश अपनी कमाई का 1 रुपया भी जानकी देवी को ना देता था, बल्कि वो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के खर्चे पूरे किया करता था। कमाई अच्छी होने के बाद भी जानकी देवी ने कभी ना देखा था कि राकेश ने थोड़े पैसे ला कर जानकी देवी के हाथ में रखे हों जिनसे वो अपने पाहिज बेटे अरुण का इलाज करवा सके। माँ थी, उसके दिल को तो किसी तरह चैन नहीं आता था। 20 बरस के जवान अरुण को जब अपाहिजी के कारण चारपाई पर पड़ा देखती तो उसका दिल कटकर रह जाता। पास के सरकारी अस्पताल से वो उसका इलाज करवा तो रही थी, मगर दवाइयाँ महंगी थी और हर महीने खरीदनी होती थी। डॉक्टरों का कहना था कि अरुण का अगर लगातार इलाज चलता रहे तो शायद वो किसी समय में भी ठीक हो जाए। जानकी देवी जानती थी अपाहिज होने से पहले उनका ये बेटा बिल्कुल स्वस्थ था। बस अचानक एक दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वो चरपाई पर आन पड़ा था। उसका इलाज करवाने के लिए जानकी देवी ने अपने घर का सारा कीमती सामान तक बेच डाला था, लेकिन इलाज लंबा था। बस इसी कारण जानकी देवी ने अपने घर के बाहरी वाले कमरे में एक छोटी सी दुकान डाल रखी थी। वो हर सप्ताह जाकर शहर से सामान लाया करती। गांव के लोगों को शहर का सामान पसंद आता था। शायद यही कारण था कि जानकी देवी की छोटी सी दुकान खूब चलती थी। इस दुकान से उन्हें अच्छी खासी कमाई होती, इतनी कि उनका और अरुण का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था। घर में ही बीच में दीवार उठाकर राकेश ने अपना हिस्सा बना रखा था। इस हिस्से के दूसरी ओर राकेश की पत्नी हर दिन ही अच्छे पकवान बनाया करती, मगर उससे ये न होता कि कभी एक कटोरी भी उनसे सास या छोटे देवर के लिए भेजी हो। जानकी देवी भी दिल पर पत्थर रखकर धैर्य कर जाती थी। उस दिन भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जानकी देवी शाम अंधेरा फैलती दुकान बंद करके अंदर आई तो थकावट से उनका शरीर चूर चूर हो रहा था, मगर उसने अभी अपना और अरुण का खाना भी बनाना था। वो अरुण की चारपाई के पास से गुजरी तो उसने मुंह से हूँ हाँ की आवाज निकालकर उन्हें अपनी ओर बुलाया। मुंह टेढ़ा होने के कारण वो सही से बोल नहीं पाता था। जानकी अरुण की ओर मुड़ी। क्या बात है बेटा, क्या बाथरूम जाना है? जानकी देवी ने प्यार से पूछा, मगर उसने इशारे से नामी सिर हिला दिया। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां राकेश के घर की ओर इशारा करते हुए मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। जानकी देवी कुछ पल तक समझने की कोशिश करती रहीं, फिर उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि राकेश के घर से मछली फ्राई करने की सुगंध आ रही थी। क्या बात है, मछली की सुगंध आ रही है वहां से? मछली खाने का दिल कर रहा है? जानकी देवी ने प्यार से पूछा। अरुण जोर जोर से अपना सर हिलाने लगा। जानकी देवी को याद था अपाहिज होने से पहले उनका यह बेटा राकेश मछली बहुत शौक से खाया करता था। जानकी देवी ने अरुण को प्यार की ओर उठ खड़ी हुई। मैं जाकर शिल्पा से तेरे लिए थोड़ी मछली ले आती हूँ, तो चिंता मत कर, जानकी ने बोला तो अरुण के चेहरे पर खुशी बिखर गई। ये घर जानकी देवी के पति का था। जब राकेश की शादी हुई तो शुरू शुरू में उसकी पत्नी शिल्पा की जानकी देवी से रोज ही लड़ाई होती। वो स्वभाव की तेज थी, हालांकि जानकी देवी उसे कभी कुछ न कहती थी, लेकिन इसके बाद भी उसे जानकी देवी एक आंख न भाती। यही कारण था कि रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर जानकी देवी ने एक फैसला कर लिया। उन्होंने राकेश से कहा कि घर के बीच में दीवार उठाकर अपना हिस्सा अलग कर लो, मगर राकेश को शायद माँ का थोड़ा सा एहसास था, इसलिए उसने इस दीवार में दरवाज़ा रख छोड़ा था। ये अलग बात थी कि दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। जानकी देवी ने आगे बढ़कर दीवार में लगा दरवाज़ा खटखटाया। एक बार खटकाने पर तो कोई जवाब न आया। दूसरी बार दरवाज़ा बजाया तो राकेश के लड़के ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। दादी को देखकर वो खुशी से चहका। दादी
दादी आई हैं मम्मी। जानकी देवी ने उसे प्यार किया और पूछा कि राकेश घर में है या नहीं। बेटे ने बताया कि राकेश अभी तक घर नहीं आया। जानकी देवी धीरे धीरे चलती हुई किचन तक चली आई, जहाँ उसकी बहू शिल्पा सच में मछली फ्राई कर रही थी। मछली की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कैसी हो शिल्पा, उन्होंने प्यार से आगे बढ़कर पूछा। मगर शिल्पा ने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया, ठीक हूँ माँ जी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। जानकी देवी शर्मिंदा सी हो गई। बेटा मैं तो रोज़ ही तुम्हारा हाल चाल पूछती हूँ, अब फिर मुझे दुकान भी तो चलानी होती है, इसलिए यहाँ आना कम ही होता है। जानकी देवी ने कहा तो शिल्पा सर झटक कर अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने कोई जवाब न दिया। जानकी देवी को शर्मिंदगी सी होने लगी, मगर अरुण के लिए मछली ले जाना भी ज़रूरी था। आखिर उन्होंने हिम्मत करके कह डाला, बेटा वो अरुण का बहुत दिल चाह रहा था मछली खाने का, तुम 2 पीस उठाकर मुझे दे दो। अब रात बहुत हो गई है, मैं बाहर से उसके लिए मछली तो ला नहीं सकती, चलो वो यही खा लेगा तो बहुत खुश होगा। जानकी देवी ने कहा तो बहू शिल्पा एकदम पलटी, क्या कह रही माँ जी, अगर इतने समय बाद राकेश कोई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं तो आप अपने घर से खुशबू सूंघती हुई यहाँ तक आ गई हैं। मछली पहले ही कम है, बच्चों ने भी खानी, और अभी तो राकेश भी नहीं आए, उनके लिए भी उनका हिस्सा रखना पड़ेगा। ऐसे में अगर मैं अरुण के लिए मछली दे दूंगी तो पीछे बचेगा ही क्या आप खुद ही देख लें, ऐसा करती हूँ मैं सारी मछली आपको दे देती हूँ और मैं और मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। शिल्पा अचानक ही लड़ने के मूड में आ गई थी। जानकी देवी घबरा गई, अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो तुम रहने दो, मैं उसे कुछ और खिला दूंगी। वो मायूस हो गई थी। शिल्पा हूँ कहकर दोबारा से चूल्हे पर व्यस्त हो गई। जानकी देवी ने देखा कि वो अच्छी खासी मछली थी जो शिल्पा ने फ्राई की थी और अभी कच्ची भी बहुत सारी रखी हुई थी, मगर वो समझ गई थी कि शिल्पा उन्हें मछली नहीं देना चाहती। वो खामोशी से पलट आई। अरुण आशा भरी नजरों से दरवाजे की ओर देख रहा था। माँ को खाली हाथ आते देखकर वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। जानकी देवी को पता लग गया था कि वो रो रहा है। खुद अपने आंसू छुपाते हुए उन्होंने खामोशी से जाकर 2 रोटियां बनाई और चटनी के साथ ले आई, मगर अरुण नाराज होकर सो चुका था। जानकी देवी ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठा। आंसू पीते हुए जानकी देवी ने आधी रोटी खुद खाई और खाना वापस किचन में रख दिया। उन्हें बहू की हरकत एक आग न भाई थी, मगर वो क्या कर सकती थी। 2 दिन बाद की बात है, जब जानकी देवी शाम को दुकान बंद करके घर के अंदर आई तो बड़ी खुश थी। आज वो अपने सप्ताह की पूरी कमाई को गिन रही थी। इस बार उनकी कमाई बहुत अच्छी रही थी। नोटों को गिनते हुए वो सोच रही थी कि इस बार वो अरुण को 2 महीने की इकट्ठी दवाई ले आएंगी ताकि दवा की छुट्टी ना हो। ठीक उसी पल उन्हें आहट की आवाज़ सुनाई दी। जानकी देवी ने चौंक कर देखा तो दरवाजे से राकेश और उसकी पत्नी शिल्पा अंदर आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मछली वाली घटना के बाद से जानकी देवी दोबारा उनके घर नहीं गई थी। वो खामोश सी होकर उन्हें देखने लगी। अरे माँ, कैसी हैं आप, बड़े पैसे पकड़े रखे हैं हाथ में, लगता है दुकान से खूब कमाई हो रही है, राकेश ने माँ के पास बैठते हुए कहा। मगर शिल्पा की आंखें तो माँ के हाथ में पकड़े नोटों पर जमकर रह गई थीं। हाँ बेटा, अरुण की दवाइयों के लिए पैसे अलग कर रही थी, जानकी देवी ने पैसों को वापस बटुए में रखते हुए कहा। शिल्पा थोड़ी बेचैन सी हो गई। वो माँ जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। छोटू अब स्कूल जाने वाला हो गया है और हमने उसका एडमिशन करवाना है, इसलिए अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने पता किया है, तो वह एडवांस फीस के लिए अच्छी खासी पूंजी की ज़रूरत है। इतने पैसे राकेश के पास तो है नहीं। फिर हमें याद आया कि आखिर छोटू की दादी भी तो पैसे कमाती हैं, भला आप हम पर नहीं लगाएंगी तो किस पर लगाएंगी। एडवांस के पैसों की आप व्यवस्था कर देती तो अच्छा रहता, शिल्पा अपनी धुन में कह रही थी। राकेश भी उम्मीद भरी नज़रों से माँ की ओर देखने लगा। जानकी देवी को एक झटका सा लगा। उन्होंने राकेश और शिल्पा को देखा। मैं बता तो रही हूँ कि ये पैसे मैंने अरुण की दवाइयों के लिए अलग किए हैं, और तुम लोगों को पता है कि मैं दुकान सिर्फ इसलिए चलाती हूँ ताकि मेरे और अरुण के खर्चे पूरे हो सकें। तुम दोनों से तो कभी इतना भी नहीं होता कि एक टाइम की रोटी बनाकर मुझे या अरुण को दे दो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। मदद करने के बजाय तुम लोग आकर पैसे मांग रहे हो। जब मुझे कुछ दे नहीं सकते तो लेने का सवाल कैसा है। जानकी देवी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। शिल्पा कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। देख रहे हो राकेश, कितनी बेइज्जती कर रही है तुम्हारी माँ। माँ जी थोड़े पैसे ही तो मांगे हैं, नाक बनकर बैठी हुई अपनी कमाई पर। सारा गांव जानता है कि किस तरह दिन रात नोट छापती हैं, इस उम्र में भी इतना लालच है। अपने बेचारे बेटे का कोई ख्याल नहीं, जो इतनी तेज ठंड में भी मजदूरी करके पैसे कमाता है। हद होती है लालच की। वो तेज तेज बोलते हुए छोटू का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। राकेश के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जानकी देवी ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बोला, माँ सही तो कह रही है शिल्पा, इतने पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और अपने इसी अपाहिज पेट पर लगाती रहेंगी, जिससे आपको कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। राकेश ने एक नफरत भरी नजर चारपाई पर टेढ़े मेढ़े होकर लेटे हुए अरुण पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। जानकी देवी को बहुत दुख हुआ। राकेश की सोच बहुत बदल चुकी थी। उन्होंने अपना सिर झटक दिया। अगले दिन ही जाकर वह अरुण की सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आई थी। कुछ दिन और इसी तरह से जानकी देवी की दुकान की कमाई में बढ़ोतरी होती जा रही थी।
उन्होंने अब अपनी दुकान में कई चीज़ें रख ली थीं। उनकी बढ़ती बिक्री को देखकर शहर से सप्लायर खुद उनकी दुकान में चीज़ें पहुंचा जाया करते। राकेश और शिल्पा ये सब कुछ देखते रहते। अब जानकी देवी के घर से भी अच्छे खासे खाने बनने की खुशबू आया करती, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि अब जानकी देवी की कमाई काफ़ी अच्छी हो रही है। दिन इसी तरह बीत रहे थे कि अचानक राकेश का लगा लगाया काम छूट गया। वो जिस भट्टे पर काम करता था उस भट्टे के मालिक ने भट्टा ही बेच दिया और नए आने वाले को राकेश का काम एक आंख न भाया। वो सुस्त और कामचोर था, इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया। घर में पैसे जोड़कर रखने की आदत ना तो राकेश की थी और ना ही शिल्पा की। दोनों को खाने के लाले पड़ गए। अब क्या होगा, रोज का खर्चा कैसे पूरा होगा। माँ से भी उस दिन पैसे मांग कर देख लिए थे, उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया था। राकेश मायूसी से अपने हाथ मसलते हुए कह रहा था। शिल्पा जो खामोश बैठी थी अचानक उसके पास आई और चमक कर बोली, सारी परेशानी की जड़ वही अरुण है। माँ जी इतना पैसा कमाती हैं लेकिन जाकर अरुण की दवाइयाँ खरीद कर ले आती हैं। हालांकि इतनी महंगी दवाइयाँ देने के बाद भी ना तो उस पर कोई फर्क पड़ा है और ना ही उसने कभी ठीक होना है। मैंने सुन रखा है कि ऐसे अपाहिज लोग कभी ठीक नहीं होते, बल्कि एक समय आने के बाद अपने आप उनकी मौत हो जाती है। मगर माँ जी तो समझने को तैयार ही नहीं। अंधाधुंध सारी पूंजी अरुण पर लुटाए जा रही हैं। शिल्पा कह रही थी। राकेश ने सर झटका। अब माँ को कौन समझाए, वो तो फालतू में लाखों रुपया अरुण पर खर्च करती चली जा रही हैं। उन्हें कुछ कहना बेकार है, वो मायूसी से बोल रहा था। शिल्पा ने अचानक से अपना स्वर बदला और अपने अंदर प्यार समेटकर बोली, माँ जी को समझाना अगर बेकार है तो कोई बात नहीं, आप उनसे बात ही ना करें। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लें। हम इस मुसीबत को ही ख़त्म कर देते हैं जिस पर माँ जी पैसे खर्च करती हैं। उसके बाद उनके हर पैसे पर हमारा ही अधिकार होगा, क्योंकि हमारे अलावा उनका कोई और बचेगा ही नहीं। शिल्पा की बात पर राकेश ने चौंककर सर उठाया था। क्या कहना चाहती हो तुम? शिल्पा ने अपने स्वर को और मीठा बनाया और बोली, अरुण एक बिल्कुल नकारा इंसान है। वो इस धरती पर सिर्फ एक बोझ है। ऐसा अपाहिज इंसान भला जिंदा रहकर क्या करेगा। खुद भी वो दुख में है और उसने हम सबको भी मुसीबत में डाल रखा है। क्यों ना हम उसके कष्टों को खत्म कर दें, चुपचाप से उसे स्वर्ग में पहुंचा दें, जहां आज नहीं तो कल उसे जाना ही है। इसमें ऐसी कोई पाप वाली बात तो नहीं, शिल्पा ने मासूम बनते हुए कहा था। राकेश का रंग पीला पड़ गया। लेकिन वो मेरा भाई है। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। शिल्पा उसके और पास होकर बैठ गई। भाई है तो क्या हुआ, आप कौन सा कोई बुराई कर रहे हैं, आप तो उसका भला ही कर रहे हैं। अपना और अपने बच्चों का भी सोचें। माँ जी अच्छी खासी का चलती हुई दुकान है, अगर वो आपकी हो जाए तो हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो सकती है। शिल्पा की बात पर राकेश सोचने पर मजबूर हो गया था। वो कह तो सही रही थी, उसे और कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। माँ की दुकान से होने वाली सारी कमाई उसकी हो सकती थी। अगर बीच में से सिर्फ अरुण हट जाता। ना चाहते हुए उसने शिल्पा की बात मान ली थी। अगले दिन से शिल्पा ने हर दिन जानकी देवी के घर जाना शुरू कर दिया। वो पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने ध्यान न दिया। वैसे भी वो शक्की स्वभाव की बिल्कुल न थी। शिल्पा वहां जाती तो खाना भी बना देती, फिर अपना और राकेश का हिस्सा निकाल कर ले आती। जानकी देवी को इस पर कोई आपत्ति न थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अंदर ही अंदर दोनों पति पत्नी ने क्या प्लानिंग कर रखी है। राकेश एक दिन बाहर से वापस आया तो उसने शिल्पा को आवाज़ दी। शिल्पा लपक कर गई तो राकेश ने घबराए अंदाज में दाएं बाएं देखते हुए एक सफ़ेद रंग की छोटी सी शीशी शिल्पा के हवाले कर दी। ख्याल रखना, ये बहुत ख़तरनाक जहर है, इसे कोई और हाथ भी न लगाए। बस ध्यान से आज रात अरुण के खाने में जहर मिला देना। सुबह हम सबके उठने से पहले ही वो मर चुका होगा और उसकी मौत यूं लगेगा जैसे वो अपनी मौत मरा है। राकेश ने जहर की शीशी शिल्पा के हवाले की तो वो खुशी से उछली। तो वो पड़ी जहर कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में था। वो खुशी खुशी अपने पल्लू में छुपाकर किचन में चली गई। जानकी देवी ने किचन की सारी जिम्मेदारी अब उसे दे दी थी और खुद अधिकतर दुकान पर ही होती थी। शिल्पा ने खाना तैयार किया और अलग अलग प्लेटों में सबकी सब्जी निकाल दी। अरुण वाली प्लेट में उसने जहर डाला और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब आएगा मज़ा सुबह तक, इस अपाही से तो जान छूट जाएगी, नफरत भरे स्वर में कहते हुए उसने अरुण की रोटी और सब्जी एक जगह पर रखी और उसे ढक दिया। फिर उसने राकेश और अपना खाना निकाला, क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो खाना लेकर अपने घर जाती, अचानक उसका बेटा पेट पकड़े उसके पास आ गया। मम्मी वॉशरूम जाना है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो यूं नीचे बैठ रहा था जैसे उसे इमरजेंसी हो। शिल्पा लपक कर किचन से बाहर आई और उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले गई। बच्चे का पेट खराब हो रहा था। शिल्पा को उसे धुलाने में थोड़ा समय लग गया। उसी समय राकेश भी घर में आ गया। खाना ले आओ यार, बहुत भूख लग रही है, मुझे कहीं से काम से भी जाना है, राकेश ने कहा। शिल्पा के दिमाग में जहर वाली बात निकल गई थी। बच्चे की खराब होती तबीयत के कारण वो पहले ही थोड़ा उलझी हुई थी। उसने तिनक कर कहा,
तू ना कर, कहाँ वहाँ किचन में खाना निकला रखा है, उठा कर ले आए, मैं इधर बिजी हूँ। शिल्पा की बात पर राकेश तुरंत किचन में गया। सामने ही दो जगह पर खाना रखा हुआ था, एक खाना प्लेट में था, उसके नीचे हॉटपॉट में रोटियां भी रखी थी। राकेश ने वो उठा ली और अपने हिस्से में चला गया। शिल्पा भी बच्चे को लेकर सीधा अपने हिस्से में जा पहुंची। राकेश खाना खा रहा था, बच्चा भी खाना मांगने लगा, तो शिल्पा अपना और उसका खाना लेने के लिए वापस जानकी के हिस्से में आई, जहां जानकी देवी प्लेट में रोटी और सब्जी अरुण के सामने रख रही थी। शिल्पा मुस्कुरा उठी, आज आखिरी खाना खा रहे हो, पेट भरकर खाना। वो दिल ही दिल में बोली और अंदर किचन में चली गई। सब्जी और रोटियां निकालकर वो बच्चे का हाथ पकड़कर वापस आई और उसे खाना खिलाकर खुद सोने के लिए लेट गई। वो प्रतीक्षा में थी कि कब रात में जानकी देवी के घर से चीखों की आवाजें सुनाई दे, तो वो खुशी खुशी वहां जाकर अरुण की मौत का दृश्य देखे। उसे लेटे भी थोड़ी देर हुई थी कि अचानक उनका दरवाजा खटका। शिल्पा खुशी से उछल पड़ी, लगता है जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तभी माँ जी परेशान होकर बुला रही हैं। शिल्पा ने दरवाजा खोला तो सामने ही जानकी देवी खड़ी थी। न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, तुम लोग ऐसा करो आज इधर ही आकर सो जाओ, मुझे बड़ी परेशान सी हो रही है। 2 दिन से मैं तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी को भी सपने में देख रही हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं रात में मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे बुलाने आऊंगी। जानकी देवी ने घबराते हुए कहा, क्योंकि आजकल शिल्पा उनके साथ बहुत प्यार से रहती थी। शिल्पा दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, पिताजी तो सपने में आएंगे ही ना, और उनको लेने जाना है उन्होंने। लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। माँ जी राकेश तो सो गए हैं, मैं और छोटू ही आपके पास आकर सो जाते हैं, शिल्पा ने कहा। छोटू को उठाकर जानकी देवी के हिस्से में आ गई। जानकी देवी ने उनका बिस्तर बिछा दिया था, वो चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद उसे नींद आ गई, मगर वो अरुण की गुटी गुटी सी चीखें सुनने के लिए काफी समय जागती रही। मगर रात आराम से गुजर गई। सुबह शिल्पा की आँख खुली तो उजाला चारों ओर फैल रहा था। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। अरुण अरुण कहाँ है, उसने उठते साथ ही पूछा। जानकी देवी को थोड़ी हैरत सी हुई, वो बिस्तर समेट रही थी। उन्होंने कहा कि अरुण अपनी चारपाई पर लेटा है, वो जल्दी उठ गया था, मैंने उसे नाश्ता करवा दिया है, तुम अपना और राकेश का नाश्ता बना लेना, मैं अब दुकान पर जा रही हूँ। जानकी देवी ने ये कहा तो शिल्पा का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। क्या अरुण उठ गया? वो बिल्कुल ठीक है, उसने नाश्ता भी कर लिया है। उसके मुंह से कई सवाल निकले। जानकी देवी ने हैरत से उसकी ओर देखा, कैसी बातें कर रही हो शिल्पा? उसने बड़ी मुश्किल से अपने खुले मुंह को बंद किया और जल्दी से उठकर बाहर को भागी। बाहर बरामदे में अरुण की चारपाई पड़ी थी और उस पर अरुण लेटा था, वो जिंदा था। उसके हिलने डुलने से भी अंदाजा हो रहा था कि जहर ने उस पर कोई असर नहीं दिखाया। शिल्पा का दिल बैठने लगा, उसे अचानक गुस्सा आया। न जाने राकेश कहाँ से जहर उठा लाए थे, जरा भी असर नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बिना नाश्ते किए ही वो गुस्से से दरवाजा खोलकर अपने हिस्से में आई। राकेश उठो, हमेशा अपनी तरह नकारा चीजें ही लाना, कोई असर नहीं था उस जहर में, जाकर देखो तुम्हारा वो अपाहिज भाई तो अभी तक जिंदा है। वो अपनी धुन में कहती हुई अंदर आई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने चरपाई पर राकेश मुड़े तोड़े अंदाज में लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से थोड़ा झाग निकला हुआ था। उसकी रंगत बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी। शिल्पा को एक जोरदार झटका लगा, वो दौड़कर आगे बढ़ी, उसने राकेश को हाथ लगाया, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे करंट सा लगा। राकेश का हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और अकड़ा हुआ था, वो मर चुका था। शिल्पा को विश्वास करने में कुछ समय लग गया। वो बार बार राकेश को हिलाती, लेकिन उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। न जाने रात किस समय तड़पते उसके प्राण निकल गए थे। शिल्पा की हलक से एक जोर से चीख निकली। उसे समझ आ गया था कि कल रात क्या हुआ था। जब वो बच्चे को लेकर वॉशरूम में गई और राकेश खाना लेने के लिए किचन में गया, तो उसने अरुण के लिए डाला हुआ खाना अपने लिए उठा लिया था और वही खाना खाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। वो जोर जोर से चीखने लगी, राकेश उठो, हमारा छोटा सा एक बच्चा है, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो रोते चिल्लाते हुए कह रही थी, मगर वहां सुनने के लिए कौन था। अपने हिस्से में दुकान खोलती जानकी देवी शिल्पा की चीख सुनकर चौंक उठी थी। वो एकदम घबराकर उसके हिस्से में आई। सामने चारपाई पर राकेश मुर्दा हालत में पड़ा था। जानकी देवी का दिल हाथों में आ गया, वो भी लपक कर आगे आई। उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? वो बार बार पूछ रही थी, मगर शिल्पा किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं थी। वो तो बस रोए जा रही थी। पछतावे का तेज एहसास उसे अपने लपेट में ले रहा था। उसी पछतावे में उसके मुंह से निकल गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। माँ, मैंने कल रात अरुण के खाने में जहर मिला दिया था। मैं और राकेश चाहते थे कि अरुण मर जाए और आप अपने सारे पैसे हम लोगों को दिया करें। आप लाखों रुपए की दवाइयों पर ना खर्च किया करें। हम लोग रुपए पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि हम जीते जागते इंसान को मारने की सोचने लगे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो जहर वाला खाना राकेश ने खा लिया। शायद मैं रात को उनके पास होती तो उन्हें बचा लेती, लेकिन राकेश हम सबको छोड़कर चले गए। वो बुरी तरह से रो रही थी। एक पल के लिए जानकी देवी सकते में आ गई। उन्होंने चारपाई पर पड़े राकेश की लाश को देखा, जो अपने भाई को मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हुए चल बसा था।
मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। शिल्पा बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जानकी देवी खामोशी से आंसू बहा रही थी। राकेश के पाप की खबर मिलने के बाद भी उनके दिल में उसका प्यार खत्म तो नहीं था। वो उनका बेटा था। पुलिस आ गई थी। राकेश की नीली पड़ती रंगत, अकड़ा हुआ शरीर और शिल्पा का बार बार जुर्म स्वीकार करना ये साबित कर रहा था कि वो दोषी है। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। नन्ना छोटू दादी से जाकर लिपट गया था। जानकी देवी ने उसे गोद में उठा लिया। एक ही रात में उनके परिवार को कितने बड़े सदमे से मिले थे, सिर्फ एक इस कारण कि राकेश और शिल्पा अपना दिल का साफ न कर सके और वो अपने अपाहिज भाई अरुण को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकते थे। राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो जानकी देवी बुझे दिल के साथ अपने हिस्से में लौट आई। एक ही दिन में घर में चारों तरफ से वीरानी छाने लगी थी। अरुण अभी तक वहीं चारपाई पर लेटा मुंह से आवाजें निकाल रहा था। शायद उसे अपनी मौत तक ऐसा ही रहना था। जानकी देवी खामोशी से छोटू को साथ लिए बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अरुण के न मरने पर भगवान का धन्यवाद करें या राकेश के मरने पर उससे शिकायत करें। मगर एक बात तो तय थी, शिल्पा को उसके किए का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।